कहा जाता है कि जब से कायनात वजूद में आई है उस वक़्त से मौसीकी जो है वो कायनात में गूंज रही एक फ्रीक्वेंसी ही है। और एक ये भी कहते हैं कि कायनात एक सुर से दूसरे सुर के फासले के बीच में एग्जिस्ट करती है। और ये एक बाकायदा इल्म है। और बड़े सगीर की अगर तारीख़ देखें तो इसको हमारे ख़ुसूसी तौर पर जो चिश्त के बुज़ुर्गान हैं उन्होंने इसको अपनाया, इस पे काम किया है और इसकी गहराई में गए हैं। और सूफिया कराम के आने से पहले भी बड़े सगीर की जो अगर हम तारीख़ देखें तो यहाँ पे पंडितों और हिंदुज़म में भी इसकी काफ़ी अहमियत रही है मौसीकी की। और आज जो एक साज़ है वो भी एक तारीख़ी हैसियत रखता है, सितार का साज़। और बिलखुसूस बड़े सगीर के पुराने कदीम साज़ों में इसका शुमार होता है। और खुशकिस्मती है कि अभी भी कुछ उस्ताद हैं, कुछ और स्पेशली जो नौजवान नस्ल में से जो लोग जो हैं वो इस तरफ राग़िब हो रहे हैं जिनको मौसीकी से शौक़ है। और उनमें से एक जो है हमारे साथ मोहम्मद आफंदी मौजूद है। हस्तनीस में सितार के उस्ताद हैं। इसके अलावा भी और एक दो जगहों पे भी तालीम देते हैं मौसीकी की। तो इन्हीं की ज़ुबानी हम चाहेंगे ज़्यादा हम सुने। जैसा कि फ़ीरा ने कहा कि मेरा इसमें ग्रामी मोहम्मद आफंदी है। सितार टू मी हैज़ बीन अ जर्नी। मैं तकरीबन 7 साल की उम्र से सितार सीख रहा हूँ, पर मैं ख़ुद को अभी भी एक तालिब इल्म कंसिडर करता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक इट्स वन ऑफ दोज आर्ट्स जिसको अगर आप पूरी ज़िंदगी भी सीखना चाहें तब भी आप ये नहीं कह सकते मैं इस पे मुकम्मल अबूर पा चुका हूँ। क्योंकि जस्ट लाइक दिस यूनिवर्स जो कि एक्सपैंड हो रही है और जो कुदरत का जो उसूल है जिस पे सब दुनिया कायम है, वो आप कभी भी नहीं कह सकते कि पूरी हो गई है जब तक उसका टाइम नहीं आता। तो सिमिलरली क्योंकि ये उसमें से एक डिराइव्ड फोर्स है, तो इसका भी आप पूरी तरह से इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप इसकी एप्लीकेशंस ले सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में अच्छे तरीके से, लेकिन वो तरीका क्या है और वो कैसे अचीव करना है वो सीखने की ज़रूरत है हमें। और हमें वो क्या चीज़ लैक करती है जो कि हमें वो पेशेंस और वो लगन या वो चीज़ हम नहीं आजकल के दौर में देख पाते मोस्टली लोगों में। तो हम स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू से। हम थोड़ा सा इसका सितार के बारे में पहले मैं बात करना चाहूँगा कि सितार की क्या हिस्ट्री है और सितार क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। सितार की काफ़ी रिवायात हैं और वन ऑफ द मोर सिग्निफिकेंट वंस ये जो जोड़ी जाती है हज़रत अमीर खुसरो से इसका आगाज़ होता है। तो हज़रत अमीर खुसरो वाज इंडो पर्शियन सूफ़ी पोएट, ही वाज अ रिसर्चर और सूफिया थे बहुत बड़े। ही वाज बोर्न इन 1253, जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें इनकी पैदाइश हुई थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी खिदमात अंजाम दी और अगर आप कहें कि जो आजकल के दौर में हम जो फ़नून लतीफ़ा और जो म्यूज़िक से रिलेटेड आर्ट्स देखते हैं, इन सब की अगर जो कह लें कि जो स्टार्टिंग थी वो हज़रत अमीर खुसरो से मुंसलिक की जाती है और उनकी बदौलत ही इसको हमारे पास थी, हम पहुँचे हैं और आज हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो अ फ्यू थिंग्स जो कि हज़रत अमीर खुसरो के साथ मुंसलिक की जाती है जो कि हम बहुत कॉमनली आजकल जानते हैं। 2001 कवाली, जो सिनफ़े कवाली थी वो हज़रत अमीर खुसरो ने ईजाद की थी। कवाली के साथ साथ जो अगली सिनफ उन्होंने मुतारिफ़ कराई थी दैट वाज तराना गायकी। एंड फॉर दोज ऑफ यू आर नॉट फेमिलियर विद तराना गायकी, इट्स अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल सिंगिंग जो कि थोड़ी सी फास्ट बीट को सपोर्ट करती है।
तो उससे पहले जो मौसीकी का इल्म चल रहा था पंडितों के थ्रू, जो ग्रंथ जो में उसमें हमें सुनने को मिलता है, दैट वाज टोटली कंसिस्टेंट ऑफ द फैक्ट कि जो म्यूज़िक था वो एक ड्रोन की फॉर्म में चलता था, एंड इट वाज मोस्टली इन अ वे यूज्ड फॉर डिवोशनल म्यूज़िक, और उसके अंदर कोई मोस्टली बीट का इस्तेमाल बहुत कम था। तो बीट जिसको हम आज विलंपत के नाम से जानते हैं, उस दौर में विलंपत की भी एक पुरानी फॉर्म हमें मिलती है, तो वो उसके थ्रू वो चलता था। तो उसमें बोल नहीं ऐड थे, तो हज़रत अमीर खुसरो वाज द वन हु एडिड दोज तराना बोल, और उनमें उसका इजाफा किया, एंड दैट केम टू द फैक्ट जो आज हम मॉडर्न म्यूज़िक सुनते हैं, जिसको हम क्लासिकल म्यूज़िक बोलते हैं, दैट वाज द मॉडर्न म्यूज़िक ऑफ दैट टाइम। तो ये उनकी एक कह लें कि उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अब चूँकि द फैक्ट इज़ के ही वाज अ मुस्लिम पोएट, और वो बाद में ही बिकेम डिवोटी टू निज़ामुद्दीन औलिया साहब, और उन्होंने उनसे जो तालीम हासिल की, तो उनकी इस सब मौसीकी जर्नी के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि ही वाज देयर टू बेसिकली प्रीच म्यूज़िक एंड टू गिव द मैसेज ऑफ इस्लाम। तो वो कैसे उन्होंने इसको इंडल्ज किया उस कल्चर के अंदर, जब इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे जो पंडित थे और जो लोग थे, दैट वाज द वे कि उन्होंने म्यूज़िक को एक्सेसिबल बनाया उस टाइम के हवाले से। और जो एक बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है, जिसके थ्रू एक रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं उसको भाई, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वीणा, एंड वीणा हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट इन देयर डिवोशनल म्यूज़िक। तो जो एक वीणा त्रिंतकारी जो वीणा थी, वो 3 तार वाली वीणा वो बजाते थे, तो उसको उन्होंने मॉडिफाई किया, एंड देन दे गेव हिम अ न्यू शेप, अ न्यू साउंड बेसिकली, एंड उसका नाम उन्होंने रखा सहतार, विच इज़ द पर्शियन फॉर 3 तार वाला। तो सहतार वाज द फर्स्ट कह लें कि मॉडल विच इज़ कंसिडर्ड अ मॉडर्न सितार नाउअडेज। अब आजकल के दौर में सितार की 18 तारें, 18 स्ट्रिंग्स नाउ। तो कैसे 3 तार से 18 तारें बनी, दैट इज़ लाइक ऑल रेवोल्यूशन विद टाइम, द पैसेज ऑफ टाइम, वो सब चीज़ें उसमें ऐड होती गई, और सुरों का एक कहने के समंदर आपके सामने नज़र आया। दैट इज़ द ओरिजिन कि सितार कैसे हमें देखने को मिलता है बड़े सगीर में, एंड हाउ वी गॉट टू नो दिस मैजिकल इंस्ट्रूमेंट। और ना सिर्फ ये एक रेवोल्यूशन मुसलमानों के लिए थी, एक हिंदुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इट हैज़ अ वेरी बिग इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर आप सितार को देखते हैं तो सितार इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मुकम्मल तौर पे हॉलो है फ्रॉम इनसाइड। लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट लुक्स लाइक वेरी हैवी, लाइक अगर आप सामने से देखें तो मोस्ट लाइकली पीपल वुड थिंक दिस इज़ अ हैवी इंस्ट्रूमेंट, राइट? लेकिन द फन पार्ट इज़ कि इट्स टोटली हॉलो फ्रॉम द इनसाइड, और वो हॉलो होने की वजह से जो उसका साउंड है दैट इज़ वेरी रिच। और ये भी कहना का एक जादू से कम नहीं होगा कि इसमें इस लकड़ी के थ्रू, यानी इन तारों के थ्रू जो आवाज़ आती है दैट इज़ मोस्टली अनहर्ड ऑफ, और वो एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पे आती है जिसको आप मोस्टली मेजर नहीं कर पाते। जब आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जाते हैं तो दिस दोज फ्रिक्वेंसीज जो कि हम हाई पिच फ्रिक्वेंसीज बोलते हैं, उनको हम यूजुअली उनको कट डाउन कर देते हैं, बिकॉज लाइक दे आर ईरी, और वो हमें बेसिकली वो अनहैप्पी, अनईज फील करवाती हैं, कुछ एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर उनका रुझान होता है। बट सितार इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट जिनकी जो टॉप फ्रिक्वेंसीज हैं दे आर नॉट अनोइंग, बट इन अ वे दे आर हीलिंग टूवर्ड्स योरसेल्फ। तो सितार की आजकल की रिसर्च में ये साबित किया जा रहा है कि सितार को इसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं, इसका जो साउंड है, लोग इसको कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर रहे हैं टू सूद द पेशेंट, एंड बेसिकली उनकी हीलिंग की तरफ इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी एक इसकी एक ख़ास बात है, विच आई एम टोटली फैसिनेटेड कि इतने साल पहले कैसे उन्होंने सोचा होगा इसके बारे में, क्या इसके पीछे इसकी साइंस थी। तो जो हाई पिच साउंड है सितार की, दे आर वेरी सूदिंग टू यू, और वो आपको आपको ईरी फील नहीं करवाती, आपको
इरिटेटेड फील नहीं करवाती हैं, बल्कि आपको वो एक सूदनेस, एक बड़ा एक लाइट नोट पे ले जाती हैं आपको। तभी सितार सुन के लोग कहते हैं कि हमें रिलैक्सेशन फील हो रही है। एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता है कि सितार बड़ा रिलैक्सिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो द नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि सितार के पार्ट्स क्या हैं, व्हाट आर द सितार मेड ऑफ, और सितार कैसे बजता है। तो आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट अ फ्यू थिंग्स। सो दिस सितार, दिस इज़ द स्टैंडर्ड सितार दीज डेज, जो कि आजकल हमें मॉडर्न टाइम्स मिलता है देखने को। जो इसका ये वाला पार्ट है विच यू गाइस सी, दिस इज़ बेसिकली अ गोल्ड, एंड these were made out of pumpkins, and these were dried out, and as you know okay, you cannot really replicate the sound of an instrument, of these instruments, because you can never really have two of the same kind of gourds, because वो organic हैं, they're being grown organically. So अगर आपके पास दो gourds different तरह के हैं, different sizes के हैं, different shapes के हैं, they're like अल्लाह ताला ने उनको उगाया है, so we never know, तो उनका sound भी अलग आएगा, because like they will resonate differently. तो यही इसका एक ख़ास मैजिक है कि ये कैसे इतना ज़्यादा इसके अंदर एक सरूर है। द सेकेंड थिंग ऑन टॉप ऑफ दिस गोर्ड इज कॉल्ड तबली, दिस टॉप पार्ट, सो दे आर लाइक डिफरेंट पार्ट्स जॉइंट टुगेदर। द तबली इज बेसिकली द पार्ट जिस पे जब हम कुछ प्ले करते हैं तो दिस थिंग वाइब्रेट्स, यूजुअली वी कैन नॉट सी दैट, बट दिस थिंग वाइब्रेट्स, एंड वो जो वाइब्रेशन है वो अंदर की तरफ इसको it creates a resonance, and this is the main thing which creates that vibrations. और उस वाइब्रेशन को सपोर्ट क्या चीज़ करती है, दिस ब्रिज, इस ब्रिज को बोलते हैं जवारी सितार की लैंग्वेज में। एंड जवारी इज लाइक यूजुअली मेड ऑफ काउ बोन्स, बट इट डिपेंड्स, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिवायात में डिफरेंट तरीक़ों से इसको भी बनाया गया है। तो पाकिस्तान में जो इसका ट्रेंड है वो काउबोन से है, और बिकॉज लाइक काउबोन्स यूजुअली कैल्शियम, तो ये कैल्शियम को बेसिकली उन्होंने तराश के उसकी एक वो बनाते हैं, शक्ल बनाते हैं वो। जो दूसरा इसका है दैट इज़ लाइक यूजुअली वुड, जो ब्लैक वुड होती है, आबनूस की लकड़ी जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, और वो भी बड़ा खूबसूरत साउंड देती है। मोस्टली इंडिया में इट्स इन ट्रेंड। आजकल एक और जवारी चली पड़ी है जिसको हम बोलते हैं लाइक द प्लास्टिक वंस, दैट्स लाइक अ मटेरियल मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, बट पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन, लेकिन वो भी एक ट्रेंड है, लोग चला रहे हैं लोग, पीपल से इट्स फाइन, सिंथेटिक जवारी बोलते हैं उसको। सो दिस इज़ द बिगर ब्रिज, दिस इज़ अ स्मॉलर ब्रिज। तो इन दोनों ब्रिज कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रिंग्स हैं दे आर गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड पैरेलल एट द सेम टाइम, और जब हम उनको प्ले करते हैं तो दे क्रिएट साउंड्स। नाउ इफ यू पेड अटेंशन, मैंने इसको एक दफ़ा प्लग किया था, बट द साउंड केप्ट ऑन गोइंग। वो इसलिए था कि जब इसको साउंड निकलने के बाद जब इसके थ्रू वाइब्रेशन पहुंची तो द गोर्ड बेसिकली एम्पलीफाइड द साउंड एंड इट क्रिएटेड अ रेजोनेंस। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड सितार। सॉरी। सो जो सेकंड चीज़ है, द मेन ऑसम थिंग अबाउट सितार, कि सितार में एक ऐसी चीज़ है, ऐसी साउंड है जो कि कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट रेप्लिकेट नहीं कर पाता, वो है तरब का साउंड। अब जो नीचे वाली स्ट्रिंग्स हैं, अभी एक स्केल पे ट्यून है, बट वेन एवर आई प्ले अ नोट जो कि उस कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग के साथ मैच करता है, these sympathetic strings automatically will resonate without me ever needing to touch them. So I will have to demonstrate, थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करता हूँ वो रेजोनेंस सुनाने की।
अच्छा, अब व्हाट आई डू, आई प्लग दिस स्ट्रिंग, आप इसकी साउंड सुनेंगे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट साउंड देयर इज गोइंग टू बी अ शार्पर साउंड ऑफ दैट सेम नोट, सेम सुर का एक शार्पर वर्जन आपको सुनाई देगा टुवर्ड्स द एंड, दैट्स लाइक द टेल एंड ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड। तो वो जो है वो बेसिकली इस तार का साउंड नहीं है, वो इस नीचे वाली सिंपैथेटिक स्ट्रिंग का साउंड है जो कि ऑटोमेटिकली रेजोनेट करता है, बिकॉज लाइक द सेम फ्रीक्वेंसी, दैट्स लाइक अ फिजिक्स प्रिंसिपल है। मैं इतना ज़्यादा इसमें अगेन आई एम नॉट अ फिजिक्स मेजर, बट लाइक देयर आर स्पेसिफिक टर्म्स विच इज इसके लिए यूज़ होती हैं। सो अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया था, बट बैकग्राउंड पे यू कैन स्टिल हियर द शार्पर वर्जन ऑफ दैट थिंग जो कि चल रहा है पीछे। सो सितार हैज़ दिस मैजिकल प्रॉपर्टी जो कि किसी और इंस्ट्रूमेंट में आपको नहीं देखने को मिलेगी। लाइक आई कैन से लाइक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है वर्ल्ड में जिसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी हो कि व्हाट नोट यू प्लेज एन अदर वर्जन ऑफ दैट नोट ऑटोमेटिकली जस्ट बाय द साउंड्स। अब ये है कि आप जैसे आप से क्लास में बात हो रही थी, आप अपने बचपन का जिक्र कर रहे थे कि आपने अपने वालिद से कैसे इंस्पिरेशन ली, और आपने पूरी एक जर्नी बताई अपनी कि किस तरह से आपने जो है प्रोसीड किया और वो किसके शागिर्द थे, और इस अपनी ज़रा एक जर्नी के बारे में कुछ बताइए। It starts when I was 7. तो I swear अभी मैं इतना मतलब I'm not that old yet, but like it's been more than 15 years. मेरे फादर को सितार का इन जनरल म्यूज़िक का हमेशा से शौक था। नो अगेन मेरा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड ऐसे है कि लाइक इट्स लाइक आवर फैमिली सरनेम इज़ अफंदी, सो वी कम फ्रॉम यू नो द टर्क lineage। तो ऑब्वियसली लाइक यहाँ पे व्हेन वी मूव्ड यहाँ पे पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं था कि लाइक वी वर नॉट रियली फेमिलियर विद सितार और क्लासिकल म्यूजिक इन जनरल। सो माय फादर यू नो फाइंड वेज टू यू नो रियली फाइंड म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक उनको काफ़ी फैसिनेट करता था। तो इसी तरह से उनका एक वक्त पे मोहम्मद आलम खान साहब जो थे सितार नवाज, उनसे रब्ता हो पाया, एंड देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, बट लाइक अगेन इवेंचुअली ही केम एंड उन्होंने कहा कि मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ, लाइक आई वांट टू लर्न सितार। बेसिकली इसकी स्टोरी ऐसे थी कि वो एक शॉप में गए थे, बिकॉज लाइक समबडी यू नो चैलेंज्ड हिम कि आप नहीं कर सकते। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट यूजुअली हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड ये है कि जो प्योर ब्लडेड जिनको हम बोलते हैं, जो कि फैमिली में कहते हैं कि हमारे ये चलता है एंड इट्स लाइक आवर थिंग एंड दे गेट कीप इट समहाउ, तो दे यूजुअली मेक फन ऑफ पीपल जो कि दे आर नॉट प्योर ब्लडेड एंड दे नॉट यू नो म्यूजिकल फैमिली से जिनका बैकग्राउंड नहीं है, तो वो उनको एक सर्टेन वर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए। तो माई फादर टुक इट लाइक वेरी चैलेंजिंग कि यार ये क्या बात है, यानी कि ठीक है भाई आपका फैमिली में आर्ट है, बट वाई आर यू कॉलिंग मी कि मैं ये नहीं कर सकता। He took it as a challenge. So he went to a musical shop and वहाँ पे he asked them कि सबसे मुश्किल साज क्या है क्लासिकल म्यूजिक का, सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, and you know a lot of people came there, अच्छे लोग भी थे, they were like कि यार तुम चलो हारमोनियम सीख लो, हारमोनियम ले लो, फ्लूट बजा लो, ये फ्लूट अच्छा है साज है, ये कर लो। कहते नहीं सबसे मुश्किल साज क्या है। तो ही सॉ मोहम्मद आलम खान जो कि अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जन्नत नसीब फरमाए, ही इज़ डेड नाउ। तो वो वहाँ पे सितार अपना काम करवा रहे थे, एंड ही सॉ हिम एंड ही वाज लिटरली फैसिनेटेड बाय द वे ही प्लेड इट। तो वो उन्होंने जाके पूछा कि मुझे ये साज सीखना है, एंड दे वर लाइक सितार तो नहीं आप सीख पाओगे, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, ये तो नहीं आएगा आपको। यू नो जो हम आज भी सुनते हैं, यूजुअली हमें सुनने को मिलता है कि सितार सीखेंगे तो 2 ज़िंदगियाँ चाहिए आपको, पहले की दफ़ा मर के आओगे, फिर दोबारा आओगे, फिर सितार सीखने को मिलेगा। तो ही वाज स्केयर्ड टू डेथ कि यार नहीं आप नहीं बजा सकते, इसमें ऐसा क्या है मैं बजाऊँगा। बहरहाल वो चले गए, ही इज़ परसिस्टेंट, तो आलम खान साहब ने उनको शागिर्द कर लिया। अब सितार की जर्नी वहाँ से उनकी शुरू हुई, एंड ही वाज रियली हार्ड वर्कर आई वुड से। उन्होंने बहुत मेहनत की, ही लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ना सिर्फ सितार
क्लासिकल म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में वो डिफरेंट उस्तादों के भी शागिर्द हुए. ही ऑल्सो हैड दैट प्रिविलेज टू टेक तबला लेसन एंड बी आ शागिर्द ऑफ उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब तबले के लिए. तो he really had his time and he gathered as much knowledge as he could. So I was lucky in this regard कि जब when I was little, जब मैंने उनको बजाते हुए सुना तो I was fascinated as well. तो मुझे कहीं से ज़्यादा क्या बोलते हैं कि I didn't have to find crumbs and मुझे उसको स्क्रैच से नहीं करना पड़ा. Obviously I had to do a lot of things, I have to practice a lot. लेकिन आई वॉज लकी कि मेरे फादर ने मुझे जैसे कहते हैं ना कि विदाउट किसी उसके मतलब उजरत के किसी चीज़ के अलावा ही टॉट मी लाइक ही वॉज टॉटिंग हिमसेल्फ. तो उनकी मेहरबानी थी एंड आई गॉट इनटू सितार एंड देन वो दिन और आज का दिन आई जस्ट एंजॉयड म्यूज़िक. तो स्टिल टू डेट जो मेरी जर्नी है दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक इट्स स्टिल गोइंग एंड आई वुड लव for it to be going forever as long as I can learn new things and experiment new things. I'm a very big experimental person. मुझे ऐसा लगता है कि instrument it's an extension of yourself, and if you're not really trying to find a true meaning behind what you're playing, then you're really not playing it at all. You're just practicing a lesson, you're just doing it, but like what is the meaning of that lesson, So मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जब भी आप कुछ बजाएं, कुछ गाएं या कुछ सीखें, तो जो उस्ताद का जो लेसन होता है वो प्रैक्टिस करने के बाद यू शुड ट्राई टू इंडल्ज इनटू द मीनिंग ऑफ दैट लेसन. बिकॉज अगर वो मीनिंग आपने नहीं सीखा देन इट्स जस्ट प्रैक्टिकल थिंग दैट यू जस्ट डूइंग एंड देयर इज नो सोल बिहाइंड इट. क्योंकि विदाउट सोल म्यूजिक इज जस्ट अ थिंग. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फिंगर्स एंड योर माइंड. ठीक है, आप कुछ बजा रहे हैं, आपने रट्टा लगा दिया कि आपने हैप्पी बर्थडे बजाना है, टन 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 टन, आप वो बजा लेंगे, आप अच्छा बजाएंगे, मैं नहीं कहूँगा आप बुरा बजाएंगे, बट अगर आप उसमें सोल ऐड नहीं करेंगे तो देयर इज अ थिंग कि आपको सुनने वाला आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा. सो यू नीड टू फाइंड दैट कि आपके म्यूज़िक में वो फील आ सके, एंड दैट कम्स आफ्टर अ सर्टन टाइम. आई डू एडमिट दैट, but it's a process, and I think we should all at least at some point in our life should try to find that spiritual thing, because like it's something very deep and something very sincere to yourself. So yeah, this was like my छोटी सी journey. आपने जब खुद आप शागिर्द थे तो आपने कौन सी ऐसी चीज़ें देखी कि जो आपको लगा कि ये चीज़ें बहुत लाजिम हैं, और बतौर उस्ताद भी आप देखते होंगे कि शागिर्दों के लिए, और क्या ऐसे कोई असूल थे, कोई रहनुमाई जो आपने अभी तक ऑब्जर्व किए बतौर शागिर्द भी बतौर उस्ताद भी एक लर्नर के लिए? मेरा आई वुड से कि जो सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा अपनी लाइफ में कि सितार तो खैर एक एप्लीकेशन है ना, म्यूज़िक इन जनरल या कोई भी आर्ट्स, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली नहीं करें, no, consistent is the big word. If you're not consistent with what you're doing, आप अपने गोल पे नहीं पहुंच पाते. तो if you are trying to be good at a musical instrument or in any arts in general, आपको पेशेंट रहना है. ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपको पेशेंट रहना है और आपको बिलीव करना है कि जो आपका उस्ताद आपको बता रहा है. लाइक अगर आपको लगता है कि जो मैं लेसन बजा रहा हूँ, मैं पिछले 1 महीने से बजा रहा हूँ या 2 महीने से बजा रहा हूँ, अब ठीक है मुझे नया लेसन क्यों नहीं बता रहा उस्ताद, उसकी कुछ रीजंस होती हैं. सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग एंड इफ योर टीचर इज टेलिंग यू टू कीप प्रैक्टिसिंग दैट, इसका मतलब ये है कि वो आपको कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी सिखाना चाह रहा है. कि अब सरगम हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में सितार के लिए सबसे बड़ा लेसन इज़ सरगम. तो अगर मैं आपको कहूँ कि आफ्टर लाइक 15-16 ईयर्स मैं आज भी प्रैक्टिस करने बैठता हूँ तो सरगम बजाता हूँ, जो कि बेसिक लेसन है. तो आई वोंट बी लाइंग टू यू. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ और नहीं बजा सकता. इसका मतलब ये है कि नो मैटर हाउ स्किल्ड यू आर, नो मैटर हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर,
you always need to go back to your roots and practice your basic lessons, because वो जो basics होते हैं वही आपकी fundamentals होते हैं, वही आपकी foundations बनाते हैं. अगर वो weak हैं तो आप जितना मर्जी उसके ऊपर advance कुछ भी कर लें, उसके अंदर वो feel नहीं आ सकता, and it will not be that good. You know what I'm trying to say? तो ये basic lesson यही है कि be consistent और you know just be patient. जिस तरह मेहनत क्रिएटिविटी इसी तरह है कि पहले उसकी ABC आएगी, फिर उसकी वोकेबलरी, फिर उसकी ग्रामर. तो हम आपसे नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे कि इसकी ABC क्या है सितार की, इसकी वोकेबलरी भी जैसे कि इसके हैं दाद दर्द इस तरह के, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आप से बात करते हैं. अच्छा, और एक आपसे एक और बात भी हो रही थी कि उस्ताद के अंदर जो है जो रवायती इल्म व फ़नून है उसमें उस्ताद को मरकज़ियत हासिल है. इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, और आपको जो इंस्पिरेशन मिली जो सितार के उस्ताद हैं, क्या आप रिकमेंड करेंगे? तो ये 3 मकात पे अगर आप बात करना चाहें. जो सितार की अगेन जैसे आपने कहा कि जो लैंग्वेज है और सब कुछ है वो डेफिनेटली वी वुड लव टू कंसिडर, और इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, बट आई थिंक दैट इज़ समथिंग एडवांस्ड. अभी जो बात अभी हम कर रहे थे कि जो इंस्पिरेशन है, तो अच्छा म्यूज़िक बजाने के लिए आपको अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए. सो दैट इज़ अ बिग पॉइंट कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा सितार बजाऊं तो आप अच्छा सितार सुने. तो मेरे लिए जो इंस्पिरेशन थी वो ऑब्वियसली एक टर्म मेरे फादर यूज़ किया करते थे कि आप ना किसी बाग में जाते हैं, किसी गार्डन में, आपको डिफरेंट फूल नज़र आते हैं वहाँ पे. कभी आपको गुलाब फैसिनेटिंग लगता है, कभी आपको मोतिया अच्छा लगता है, कभी कोई फ्लावर, कभी यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस. अब एक आर्टिस्ट को, एक लर्नर को ऐसा होना चाहिए कि वो ओपन हो टुवर्ड्स कलेक्टिंग नॉलेज. आप कहीं सीखने जाते हैं ना, तो अगर अपना ग्लास फुल करके जाएंगे ना तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, वो ओवरफ्लो करके गिरता रहेगा थोड़ा नॉलेज. अपना ग्लास हाफ एम्प्टी रख के जाएं ताकि यू कैन पिक समथिंग आउट ऑफ दैट प्लेस. तो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी वो यही थी कि डिफरेंट रंग, डिफरेंट फूल, डिफरेंट स्टाइल्स सुनने से क्या हुआ कि योर माइंड बेसिकली ग्रोज. आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, देन यू आर मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द म्यूज़िक, डिफरेंट स्टाइल्स. अब सितार के जो मेन डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो 2 हैं. एक तंतकारी स्टाइल जिसमें बड़े उस्ताद पंडित रविशंकर, जिनका एक पूरा लिनियज है, एंड देन ही इज़ अ बिग नेम. जी, ये जो स्टाइल बताया इसमें थोड़ा फर्क भी बिल्कुल बिल्कुल. तो जो स्टाइल ऑफ म्यूज़िक दे फॉलो इट्स कॉल्ड तंतकारी स्टाइल. ठीक है, ये ज़र्ब और उस पे चलता है, मिज़राब की मूवमेंट पे चलता है ज़्यादा, इसका फोकस उस पे ज़्यादा होता है. जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि सितार में जिसको पजीराई मिली वर्ल्ड वाइड, दैट वाज इतावा घराना, जिनके उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब का बहुत बड़ा नाम आता है इसमें. एंड ही बेसिकली मेड द सितार सिंग द वे अ वोकलिस्ट परफॉर्म्स. ही बेसिकली मेड द सितार सिंग कि आप अपने सांस से कैसे गाना गा सकते हैं. सो ही वर्कड ऑन दैट मोस्टली. तो मी एज अ प्लेयर वेल ग्रोइंग अप, मैंने हमेशा इन चीज़ों को सुना और लाइक आई वाज इनटू डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट जॉनरास. तो मुझे ये समझ में आया कि आपने सुनना सबसे है, यू नो, यू हैव टू पिक अप गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवन. लेकिन एक चीज़ का मुझे हमेशा ये लेसन दिया गया कि आप सबको सुने, सबके स्टाइल्स में से कुछ अच्छा पिक करें, बट इवेंचुअली यू हैव टू मेक योर ओन स्टाइल. ओन स्टाइल से मेरा मतलब ये है क्योंकि नेवर रियली कॉपी एनीवन. बिकॉज अगर मैं कहूँ कि जैसे उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब की, मैं अगर उनको कॉपी करने की कोशिश करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड फील मिजरेबली, लाइक ही वाज अ वेरी बिग लेजेंड, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. सेकेंडली एक है कि मेरा उसमें कुछ नया नहीं होगा, यू नो, इट वुड बी अ कॉपी. एट बेस्ट इट वुड बी अ गुड कॉपी, बट इट वुड स्टिल बी अ कॉपी.
तो इसमें क्या सीखने को मिलता है कि अपना स्टाइल आपने यू नो इट्स लाइक अ वेरी एडवांस थिंग टुवर्ड्स द एंड, बट लाइक ये आपके उसमें लाजमी शामिल होना चाहिए आपके जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं कि आप अच्छे लोगों को सुने, हर किसी से सीखें, बट इवेंचुअली यू नीड टू फाइंड योर ओन स्टाइल। तो ये एक छोटा सा लेसन था जो कि मैंने अपने लर्निंग में सीखा। आई थिंक इंस्पिरेशंस वर लाइक दोज थिंग, हमें उनको सुनना चाहिए, यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड गुड थिंग। एक और मैं बहुत नाम लेना चाहूँगा जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट रहे हैं, वो हैं बुद्धादित्य मुखर्जी। तो अगर आपको सितार सुनने का अगर शौक है तो उनको भी ज़रूर आप सुनिएगा। ही वॉज ऑल्सो ही वॉज अ पंडित बाय द वे, और पंडितों में ये होता है कि वो यूजली मुसलमानों के शागिर्द नहीं होते, बट वो उन्होंने रिवायत तोड़ी और अपने उसको छोड़ के ही बिकेम अ डिसाइपल टू उस्ताद विलायत खान साहब। तो दैट वाज अ बिग ऑनर कि उन्होंने, और अपनी सारी ज़िंदगी तक लाइक ही वाज ऑलवेज वेरी यू नो रिस्पेक्टफुल टू हिज टीचर, और उन्होंने जब जब परफॉर्म किया अपने उस्ताद का नाम लेके और उनको रिस्पेक्ट देके किया। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। प्लस उनका सितार मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेट किया। अच्छा, आपकी खुद पर्सनल इंक्लिनेशन कौन से स्टाइल की तरफ ज़्यादा है, एक जिसको आप ज़्यादा क्लोज फील करते हैं? It's not really आप अगेन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा स्टाइल उन जैसा है, बट while आपका झुकाव ज़्यादा हो के ये? हाँ बिल्कुल। तो मुझे पर्सनली जो ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया वो ऑब्वियसली विलायत खान साहब का स्टाइल था। उसकी रीज़न मैं ये बताता हूँ क्योंकि विलायत खान साहब के स्टाइल में एक खनक है, यू नो इट्स अ द वे ही प्लेज इट सो मच विगर। तो सितार फॉर मी लर्निंग यही थी कि आप जब उसको सुने तो यू नीड टू बी एबल टू कनेक्ट विद इट, और उसके साथ आपको कुछ आपकी वो कुछ इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए। तो विलायत खान साहब का जो सितार है वो हमेशा से मेरे लिए इंस्पिरेशनल रहा है, एंड आई ट्राइड कि मैं उसमें से कुछ चीज़ें बोरो कर सकूं, कोशिश कर सकूं। तो वही एक मेरे मतलब लर्निंग का भी हिस्सा रही। तो वही स्टाइल आप कह सकते हैं कुछ मैं कॉपी करता हूँ, बट इट्स अगेन आई नेवर रियली ट्राई टू क्लेम कि मैं आई कैन यू नो प्ले लाइक दैट और समथिंग लाइक दैट। बस उसमें से आप अच्छी चीज़ें लें और अपना बनाएं। अगेन मेरा ये मानना है, because like this was the teaching which my father received by his ustad, कि आप जो भी बजाओ you should play it with feel, with emotions। अब एक आजकल जो ट्रेंड मुझे देखने को मिलता है कि जब हम सितार बजाने वालों की बात करते हैं तो जो यूजली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एकदम से कंपेयर करने बैठ जाते हैं कि अच्छा वो अच्छा है, ये तो ठीक है, ऐसे बजा रहा है। अच्छा, बात ये होती है कि जब आप किसी को सुनते हैं, एक बड़े उस्ताद की मैं निशानी बताऊंगा कि अगर वो मुश्किल बजा रहा है and like he's doing so many things but none of those things are making sense, और एक दूसरी तरफ एक ऐसा उस्ताद है जो कि he is playing something very simple but it's making too much sense, और उसमें इमोशन है। So I would personally you know think the guy who played something very simple but he played you know really emotional thing, तो मुझे मेरे लिए वो उस्ताद ज़्यादा ऊपर है। It's like my personal opinion कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए मुश्किल चीज़ें बजाएं। ठीक है, आपको बजानी आनी चाहिए, आप उसमें प्रैक्टिस करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लोगों की ये थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। हमें ऐसा लगता है कि जो बंदा ये खसूसन हमारे सिंगिंग के अंदर भी ये चीज़ें शामिल है कि हमें लगता है कि जो बंदा तान ले रहा है या बिला वजह की जगह कह रहा है तो हम कहते हैं यार ये तो बड़ा उस्ताद है, ये तो बड़ा उस्ताद है, चाहे वो जगह जैसी भी कह रहा है वो क्वेश्चन मार्क उस पर है, लेकिन हमें लगता है कि यार ये सीधा गा रहा है, इसमें इसको क्या आता होगा। तो इट्स इज द परसेप्शन थिंग, मुझे ऐसा लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल जैसे कि एक शायद ये एक इस दौर का एक मेन एक एट्रीब्यूट बनता जा रहा है कि स्पीड एंड कॉम्प्लेक्सिटी और मैकेनिकल जितना है, तो वो कॉम्प्लेक्स भी होगा, मैकेनिकल भी है, स्पीड भी आ रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, मगर उसमें फीलिंग की कोई नहीं, चाहे एक ही स्वर हो और वही गुफ्त हो तो
वही आपको जो है वो बहुत मशहूर कर देता है कि आप एक उसमें से खो से जाते हैं, जैसे कि पुराना अंदाज जैसे आपने जिक्र किया वलंबत में कि उसमें कोई बीट नहीं होती और खुला कि बस एक ही सुर है, उसको चाहे कितना लंबा आप गहराई में वो करें। अच्छा, आपका पर्सनल फेवरेट राग? फेवरेट राग तो बहुत सारे हैं और राग आपके मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि राग जो है इट्स अ सेट ऑफ इमोशंस, इट्स एन एटमॉस्फेयर। तो राग हमेशा एक जैसा दो वक्त नहीं बजता, क्योंकि जो हमारी ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है इट वाज नेवर रिकॉर्डेड इन अ वे कि हम इसको फिक्स कर सकें। ये आमद पे चलती है। इट्स लाइक मोस्टली कि आपको हाउ गुड योर थॉट्स आर, हाउ ओपन योर क्रिएटिव साइड इज, प्लस हाउ स्किल्ड यू आर इन एग्जीक्यूटिंग दोज थॉट्स। ये 3-4 चीज़ों पे वो चलता है। तो डिफरेंट राग्स डिफरेंट टाइम पे अच्छे लगते हैं। लेकिन पर्सनली आई थिंक कि मुझे जो कुछ राग हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, वन ऑफ दैम इज़ राग एमन। अगेन वही बात के जो हमारे सुनने वाले हैं वो एमन का नाम सुन गया था, ठीक है ये तो हर बंदा बजा रहा है, ये तो आसान राग है, ऐसी कोई बात नहीं है। राग मुश्किल आसान नहीं होता बजाने में। अगर आप एमन भी सुर में अगर बजा ले, सिंपल भी अगर वो हो और सुर में हो, तो इट्स वेरी इमोशनल, इट्स वेरी इमोशनल। आप सही कह रहे हैं कि बुनियादी राग जानना ज़रूरी है। तो कई गज़लें, कई गाने आपको पता चलता है उस राग में, अगर वो राग पे अबूर नहीं होगा तो उस गाने पे, उस गज़ल पे अबूर बहुत आना मुश्किल है। जैसे मेहदी हसन थे, एक गज़ल को मतलब घंटों गा सकते थे। जैसे पुराने ज़माने में भी एक ही लाइन होती थी और उसको बार बार रिपीट करते थे, कई तरीक़ों से कह के दिखाते होते थे। आजकल के दौर में जो है, जो यंग जनरेशन में आपने सुना है कुछ जो यंग आर्टिस्ट हैं सितार के? यंग आर्टिस्ट सितार के अनुष्का शंकर है। अनुष्का शंकर शी इज़ अ लेजेंड। और अब तो वो शी इज़ लाइक जो बड़े नाम है उनमें उनका शुमार होता है। अच्छे बजाने वाले हैं इस वक्त। अगर आप सुने तो यूएसए से ऋषभ हैं, ही इज़ फ्रॉम रविशंकर के, उनको लास्ट डिसाइपल होने का उनको एजाज़ है। तो ही इज़ आल्सो फ्रॉम द रिकी राम फैमिली, जो कि सितार मेकर्स रहे हैं। तो ही इज़ रियली गुड, इज़ डूइंग समथिंग जो कि आई पर्सनली बिलीव दैट नीड्स टू बी डन। इसमें कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस हैं, इवन व्हाट आई प्ले हैज़ कंट्रोवर्शियल्स, लाइक लोगों के जहन में आती है चीज़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सितार नीड्स टू बी ट्रेंडी, इट्स नीड्स टू बी एक्सेसिबल टू द नॉर्मल, जो हमारी ये जो जनरेशन है। अगर ये एक्सेसिबल उनके लिए नहीं होगा तो इवेंचुअली दिस आर्ट विल डाई डाउन, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कम है। तो आई थिंक इट नीड्स टू बी एक्सेसिबल टू दोज जिनका क्लासिकल बैकग्राउंड नहीं है। एंड वंस दे आर इन, यू नो व्हाट हैपन्स कि जब आपको एक इंस्ट्रूमेंट फैसिनेट करता है, यू गेट इनटू दैट जॉनरा बेसिकली, तब आपको क्या होता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं उसके बारे में, एंड देन यू इवेंचुअली फाइंड क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि इट्स लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। बट उनको वहाँ तक लाने के लिए आई थिंक इट शुड बी एक्सेसिबल, इट शुड बी ईजी, एंड इट शुड बी यू नो समथिंग टू बी चेरिश्ड। हम इसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, स्पेशली हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को, म्यूज़िक को इन जनरल। लाइक वी थिंक कि यार ये ओल्ड फैशन है, दिस इज़ समथिंग नॉट रियली पॉपुलर। क्योंकि हमारी लाइफ कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसी बन गई कि हम अपना सारा जो इंस्पिरेशन है वो इंस्टाग्राम से या इस चीज़ों से नो वी गेट विच इज़ डोपामिन। तो हमारी ये लाइफ ऐसी बन चुकी है, तो उसके अंदर कैसे हम अपने अटेंशन स्पैन को या इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्प्रेड आवर इंस्ट्रूमेंट, लाइक हम अपने अच्छे साउंड को भी उनको सुनाएंगे तो भी वो उसकी तरफ आएंगे, वरना दे कैन कीप ड्रैगिंग अवे। तो बस ये एक छोटा सा यही एक मैसेज है मेरा। तो जी, इस पे इंशाल्लाह हम तफसील में बात करते हैं। अभी 10-15 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं। ज़रूर। सिलसिला दोबारा से जी बिल्कुल इजाज़त है कि दोबारा वहीं से जोड़ते। अब जब आप प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं सितार की, आपने मुख्तसरन कराया था, अगर आप थोड़ा सा तफसीली सितार का तारुफ
इसके जो आप जवारियों की बात कर रहे थे, और फिर ये है कि सितार, एक तो ये भी आता है कि सितार बनवाया कहाँ से जाए और किस तरह से, और इसके अंदर कौन कौन सी लकड़ी होती है, तो अगर इसको ज़रा अगर आप तफसीली इसके बारे में बता सकें तो हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे सितार की, तो सितार इज़ यूजुअली मेड आउट ऑफ टीक वुड। दूसरी लकड़ियों से भी बनता है बट इट्स मोर कस्टमरी कि आप टीक वुड ज़्यादा, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी बहुत होती है। और सितार बनता है हैंडमेड। गिटार्स के लिए, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो ये ना कि यू कैन मेक देम इन फैक्ट्रीज, और वो बनते हैं फैक्ट्रीज में। सितार का अब तक इतना ज़्यादा उस तरह से नहीं है कि आप कहें कि इसकी कोई आपको डाई मिल जाएगी तो आप कहीं से फैक्ट्री से बनवा लेंगे। ये सब जो आर्टिजन होता है, ये बनाते हुए इसके अंदर दे पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, और वो उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कितना टाइम लग जाता है तकरीबन? पाकिस्तान में तो देयर इज़ नॉट मैनी पीपल, तो यूजुअली सितार आपको ऑर्डर दे तो 1 महीने से 1.5-2 महीने तक लग जाते हैं अगर आप सितार नया बनवा रहे हैं। बनाने में भी? हाँ, बनाने में टाइम लगता है। आपने एग्जैक्टली, बिकॉज लाइक उन्होंने आपके लिए ही बनाना है, दे विल गेट द वुड एंड एवरीथिंग, वो उस पर बनता है। सितार इज़ अवेलेबल लाहौर में। लाहौर में कुछ मेकर्स हैं, 1-2 लोग हैं, कराची से भी मिल जाता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इसका, क्योंकि बजाने वाले इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो इतना ज़्यादा इस पे अपने रिसोर्सेज भी नहीं लगाते कि आपको हो गए। इंटरनेशनली दिस सप्लाइड, और दुनिया ख़रीदती है, बाहर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लाइक अब्रॉड हमारी यही पाकिस्तानियों की कह लें कि बुरी आदत भी कह सकते हैं उसको, कि जो अपने मुल्क में जो चीज़ होती है उसको हम वो समझते हैं लेसर, एंड जब हमें बाहर से वो चीज़ मिलती है दैन वी फील यार वाओ, ये तो पाकिस्तान में बनी है, मेड इन पाकिस्तान। हालिया वफात हुई है हमारे सितार जो मेकर थे, जी बनाने वाले, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थे, उनके बारे में ज़रा थोड़ा बताइएगा कि वो देख नहीं सकते थे, फिर भी वो कैसे कमाल के जो है वो आप रमज़ान साहब की बात करेंगे? हाँ, रमज़ान साहब वॉज अ लेजेंडरी सितार में। अच्छा, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिकी राम, एक बहुत मशहूर जिनका बेटा ऋषभ है, उनकी बात की थी। तो जब पार्टीशन से पहले पाकिस्तान लाहौर में गवाल मंडी में इनकी शॉप्स साथ थी। जो रमज़ान साहब के वाले थे जिनका नाम था शेर मोहम्मद, ही वॉज अ वेरी बिग सितार मेकर, शेर मोहम्मद, और उनके साथ रिकी राम की शॉप थी, एंड दे वर लाइक वन ऑफ द फ्यू टॉप सितार मेकर्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो जब ये बंटवारा हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तो रिकी राम जो थे वो चले गए थे, ऑल्दो कि ही वॉज द जूनियर आर्टिजन, शेर मोहम्मद वॉज द कंसिडर्ड मोर स्किल्ड वन। वो चले गए बाहर, एक इंडिया चले गए, एंड देन उनकी आज आप देखें कि दे हैव लाइक एक्चुअली वर्ल्ड वाइड चेन है उनकी। एंड अगर आप नेट पे गूगल पे उनके सितार देखते हैं, आई थिंक द स्टार्टिंग सितार्स दे आर सेलिंग इज लाइक फॉर $500 से वो शुरू होता है, एंड देन $5,000 तक भी उनका सितार बिकता है। और जो ये शेर मोहम्मद साहब थे, वो बेचारे, क्योंकि हमारे लोगों में अगेन वही वाली एक एहसास कमतरी है कि हम अपनी चीज़ों को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। उनके आज भी अगर आप देखें तो उनकी जो लीनियज में से जो लोग हैं, अभी उनका एक शॉप गवाल मंडी वहाँ पे आती है, और एक थोड़ा सा आगे जाके जोक के पास ही है। बट दे आर लाइक, अब क्या है, क्योंकि सितार बजाने वाले कम है, तो वो सितार के अलावा वो हारमोनियम भी सेल कर रहे हैं, दे आर सेलिंग अदर थिंग्स एंड स्टफ। तो वी फील रियली बैड कि आप अपने आर्टिसंस को, अपनी चीज़ों को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देते। यू नेवर रियली न्यू, लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी इसकी हिस्ट्री है। और इफ़ यू वांट टू गेट सितार के मेकर्स हैं। अभी जो रमज़ान साहब के जो पोते थे, उनका जो भतीजा है वो आसिम, ही अभी वो हयात हैं, ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड बट ही कैन मेक सितार्स, और वो ये उन्हीं के हाथ का ही बना हुआ सितार। तो वो देख नहीं सकते, लेकिन क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने ये काम किया, लेकिन वो फिर भी ये चीज़ बना रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि कितना ज़्यादा उनका डेडिकेशन होगा इस आर्ट से। और भी काफ़ी अच्छे लोग हैं बजाने वाले, बट लाइक दिस इज़ आई थिंक कि हम सबको इसमें देना चाहिए। और सितार की जो मैंने पहले जिस तरह बताया कि डिफरेंट मेकर्स के भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जो रविशंकर
साहब जिस तरह के सितार बजाते थे उसको आप दिस कॉमनली नोन एज रविशंकर स्टाइल सितार। देयर इज़ अनदर स्टाइल ऑफ सितार जो कि अब बहुत कम बनता है, इट्स कॉल्ड पीकॉक सितार। आई हैड वन ऑफ दैम, अभी मेरे पास शायद पड़ा हो घर पे, और अब तो वो नहीं बनता। इट वाज कंसिडर्ड रियली मैजिकल। तो शरीफ खान साहब के पास ही यूज्ड टू प्ले दैट अलॉट, उनका वो स्टाइल था। वो बेसिकली यहाँ से एक पीकॉक की शेप में वो बना होता है, एंड उसकी जो रेजोनेंस होती है वो वन पीस ऑफ वुड से वो बनता था। सितार की जो अहमियत है ना वो बेसिकली इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी जो वुड क्वालिटी कैसी है। अब जो सितार बनते हैं वो पीसीज में बनते हैं, जो इसकी नेक पीस है वो अलग से कटती है, ये अलग से बनता है, ये अलग से बनता है, एंड देन दे ग्लू एवरीथिंग टुगेदर। बट द मोर एक्सपेंसिव सितार वो कंसिडर से होता है कि वो वन पीस वुड लेते थे, उसको एक कार्व करके, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता, तो दैट्स कंसिडर्ड अ मोर एक्सपेंसिव पीस। तो इन चीज़ों के साथ इसकी क्वालिटी बनती है, प्लस द क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द बिल्ड इटसेल्फ, जो उस पर काम हुआ है असल उस पर भी डिपेंड करती है कि। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो मेन उसका सेलिंग पॉइंट है दैट इज़ अ साउंड। उसका साउंड डिज़ाइन कैसा है, अगर तो साउंड इट्स गुड रेजोनेंस एंड इट्स लाइक क्लियर साउंड, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। साउंड के लिए क्या फैक्टर्स हैं इसके जो पार्ट्स हैं? ये मेकर्स ऑब्वियसली इसको बेहतर जानते हैं, बट अगेन जो साउंड की क्वालिटी एज अ प्लेयर हाउ वी शुड जज कि जो सितार जब आप बजाएं तो दो तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि सितार की जो साउंड है वो कहीं हल्की तो नहीं आ रही, कि यानी हल्की से मुराद मेरा ये है कि जो उसका मैग्नीट्यूड है इट शुड बी इनफ कि अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो एटलीस्ट सामने वाले को उसका मैग्नीट्यूड फील हो बजने का। क्योंकि सितार एक रेजोनेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर आपको यहाँ बैठ के वहाँ पे आवाज़ नहीं आई दैट मीन्स कि उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, शुड रेजोनेंस। सेकेंडली जो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर नोट प्ले करो तो पीछे से क्या मुझे इज़ इट गिविंग मी द सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स, क्या तरबों की आवाज़ आ रही है, अगर तो वो आ रही है दैट मीन्स कि इट्स अ बेटर क्वालिटी वन। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी जो मेन कैपेसिटी है। अब मेन इज़ समथिंग इन सितार वी यूज इट, जो बेंड्स होते हैं हमारे, कि अगर एक नोट ए से बी, पॉइंट ए से बी हमने जो फ्रेट पे बजाना था उसको अगर हम स्लाइड कर लें, लाइक उसको हम तार को खींच के बजाएं तो कितना ज़्यादा खींची जा सकती है। तो लाइक व्हाट इज़ द लाइक कैपेसिटी कि आप कितना खींच लो। सितार हैज़ अ वेरी बिग फैक्टर अबाउट मीन, क्योंकि मीन के साथ सितार की खूबसूरती निकलती है। ये कुछ तीन चार चीज़ें हैं। इंडिया वाले जो करते हैं दे डू नॉट यूज़ प्लास्टिक, ये फिशनेट प्लास्टिक होता है जो पाकिस्तान में सितार बनते हैं वो यही वाला यूज़ करते हैं। इंडियन जो होते हैं वो इट्स मोर ऑर्गेनिक, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों पे रखते हैं। दे यूज़ द धागा वो यूज़ करते हैं पीछे, एंड देयर सम अदर बिल्ड डिफरेंसेस एज वेल। सितार की नॉब्स में कुछ डिफरेंट होता है। स्टैंडर्ड इज़ 18 स्ट्रिंग्स यूजुअली चलती हैं, छोटी वाली को क्या कहते हैं? तरबें। तरबें। तो यूजुअली 18 इज़ द स्टैंडर्ड, बट दे कुड बी वेरिएशंस जहाँ पे 19 या 20 के भी तारों वाले सितार आपको देखने को मिल जाते हैं। सितार का एक और पार्ट पीछे लगता है जिसको डबल जो गोड होता है वो यहाँ पे लगता है। इस सितार में नहीं है, बट इंडियन सितारों में मोस्टली वो रवायत है कि वो चलता है कि वो उसकी साउंड बढ़ा देता है। एंड इफ़ यू पे अटेंशन दैट मेक्स इट लुक मोर लाइक अ वीणा, बिकॉज वीणा भी ऐसे रख के बजाई जाती है, तो उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। अब सितार की जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, एक दीज आर, इसको बोलते हैं तारदान, इसमें से तार पास थ्रू कर रही है, एंड ये इनके कॉम्बिनेशन से साउंड क्लियर आता है। अगर ये कहीं पे भी डिस्टॉर्टेड है, नॉट प्रॉपरली सेट, तो वो साउंड आपका क्लियर नहीं आएगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दीज मेटल पीसेस, पर्दा जिसको बोलते हैं, इनके थ्रू आपका सितार प्ले होता है। तो इनकी भी सेटिंग होती है, क्योंकि तो इट्स अ ब्लाइंड थिंग ना, वो सुर के साथ सेट की जाते हैं कि वो कहाँ पे होंगे तो आवाज़ देगा, सही सुर में आवाज़ देगा। बाकी जैसे आपने पहले कहा कि ऊपर वाले 6 तारे एंड देन नीचे वाली जो स्ट्रिंग्स हैं उनको तरबे बोलते हैं। ये मोर और लेस सितार की एक बनावट है। वो जो तार वो आप सितार की जो मेन तार है उस इनके नाम होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड बाज, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड जोड़ा, थर्ड वन इज़ कॉल्ड गंधार, फिर पंचम, एंड देन देयर इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कॉल्ड चहकारी। ठीक है, अब
usually these strings are interchangeable depending on the rag you're playing, but जो few major इनके functions होते हैं उनमें जोड़ा and बाज and चकारी they're never really changed, और ये एक specific formula पे ट्यून होते हैं. Once you get to learn it, आप जब सीखने के लिए start करते हैं तो you get to know कि अच्छा किस तरह से ट्यून होता है. And I think it's a big part of your learning कि आपको सितार या अपना इंस्ट्रूमेंट ट्यून करना आना चाहिए. बिकॉज मोस्ट पीपल स्ट्रगल विद दिस पार्ट. वो स्ट्रगल क्यों करते हैं इसकी रीज़न भी बता देता हूँ. जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं सितार के, आपको कहते हैं कि हमें बजाना तो हमने किसी पॉइंट पे सीखा था, हमने सरगम बजाई सी, लेकिन हमें ट्यून नहीं करना आता. तो उसकी रीज़न ये होती है कि दे नेवर रियली लर्न द बेसिक ऑफ म्यूज़िक. जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपने कहा कि क्या वो बजाने के लिए आपको म्यूज़िक की नॉलेज भी होनी चाहिए कि नहीं. वो यही बात है कि अगर आपको सुर ज्ञान नहीं है, आपको यही नहीं पता कि सारे गामा किस बला का नाम है या राग क्या होते हैं, ये क्या चीज़ें हैं, अगर यही नहीं पता तो फिर आप अपना इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्यून कर सकते हैं. आपने एक रिक्वायरमेंट एक तरह की बताई है, और ये ज़ाहिर बात है रिक्वायरमेंट स्टेज बाय स्टेज होती है. तो इसी तरह मज़ीद जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं और स्टेज बाय स्टेज जिनको होता है उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं. अच्छा, इसमें अगेन हर बंदे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है. Somebody could be really passionate and really good at picking certain things. Somebody is going to be different in certain regards. क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे को किसी चीज़ में गिफ्टेड किया होता है. तो जो बेसिक इसकी अगर आप रिक्वायरमेंट्स देखें तो it's not that hard, but at the same time it needs you to be dedicated and consistent. कि अगर आपने सितार बजाना सीखना है तो सबसे पहले आपको यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि आपने पहले इसकी बेसिक सीखनी है, म्यूज़िक की बेसिक सीखनी है. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑलरेडी रागदारी आती है तो आप बहुत बड़े एडवांटेज में होंगे, क्योंकि आपको राग के बारे में पता है, आपको सारे गामा, आपको सरगम का पता है, आपको यू नो द बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक. तो फिर आपको वो वाला स्टेप स्किप हो जाएगा. देन यू विल बी लर्निंग हाउ टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ. अगर आपको वो ही नहीं पता देन यू विल हैव टू लर्न दोज बेसिक्स अलॉन्ग विथ प्लेइंग. तो ये सब चीज़ें डिपेंड्स कि व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, कि आप किस तरह से सीखना चाह रहे हैं, लाइक व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट इज़ योर एंड गोल. तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं इसमें. अच्छा, और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि सबसे पहले तो इसकी ट्यूनिंग, और उसके बाद की जो स्टेजेस हैं, जैसे आपको एक लैंग्वेज सिखाते हैं सितार की, दारा दिल दिल, और उसके बारे में लैंग्वेज ऑफ सितार के बारे में. बेसिकली जो लैंग्वेज ऑफ सितार है दैट इज़ समथिंग जो कि आप सीखते हैं ड्यूरिंग योर लर्निंग. कोज जैसे तबले के बोल होते हैं, इसी तरह सितार के भी बोल होते हैं. तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप बजाएं दा दिर दा दार दा, तो वो कैसे बजेगा. सो इफ़ यू आर नॉट अ सितार मेजर, अगर सितार ने नहीं सीखा आपने, तो आपको ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ. यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. अगेन सबसे बड़ा वर्ड कंसिस्टेंसी है. मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आपने अपनी सारी जॉब छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के आपने यू नो यू हैव टू प्ले 8 hours a day, you have to play like 10 hours a day. That's like impossible considering the fact हम जिस में रह रहे हैं, तो it's not possible. पर इसका आपका सिंपल फार्मूला बता देता हूँ. You just need to put a certain amount of practice hours, more or less 1000 hours अपने ज़हन में रखें किसी भी चीज़ में कुछ करने के लिए ना. तो 1000 प्रैक्टिस आवर्स अगर आप कर लेते हैं तो यू विल बी एबल टू डू दैट थिंग समवट डिसेंटली. हाँ, कह सकते हैं. लाइक उसका मतलब ये है कि आपने 1000 घंटे उस काम में लगाए हैं. दैट मेक्स यू, इट्स अ फार्मूला बाय द वे. आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं, आप उसमें कम से कम 1000 घंटे का टाइम देंगे, उसके बाद आप उसके लिए डिसेंट इनफ हो जाएंगे. देन कम्स योर एडवांस लर्निंग एंड यू स्टेज. फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जैसे उसको लेकर चलना है. आप एक मखसूस नशिस्त और अंदाज सिखाते हैं पकड़ने वाला का. सितार की जो पोजीशन है दैट इज़ वेरी क्रूशल एंड इट इज़ समवट ऑफ अ योगा पोजीशन. ये आपकी हीलिंग में भी काफ़ी हेल्प करती है. अब सितार जब लोग सीखने आते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा हमने व्हेन दे लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं सितार बजाता हूँ, मैं सितार को गिटार की तरह भी बजाता हूँ, मैं खड़े होकर भी बजाता हूँ. आई हैव एन इलेक्ट्रिक सितार.
बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि अच्छा आपने सितार सीखना तो आपने खड़े होकर बजाना। आपने शुरू में तो बुनियादी उसूल ही मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वंस यू नो हाउ टू डू इट प्रॉपरली, ठीक है, फिर आप कर लो, एक्सपेरिमेंट्स कर लो उसके साथ। लेकिन अभी मैं जब भी क्लासिकल बजाता हूँ या व्हेन आई प्ले अ सोलो, आई ऑलवेज सिट प्रॉपरली, बिकॉज लाइक दिस आर द रिक्वायरमेंट्स कि आपने उसको प्रॉपरली हैंडल करना है। तो सितार की जो पोजीशन है, जब मैं जिस तरह बैठा हुआ हूँ, हमने बेसिकली अपनी लेग को, हाँ, लेकिन ये आप थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं अगर आपने देखना चाहें। If you want to try, be my guest. It's actually very helpful. आपने अपनी राइट लेग, you need to put your right leg on top of your left leg, ठीक है, हाँ, just like this. और बैठना इस तरह है कि you have to be exactly sitting straight and you have to be एक certain level पे कि आपकी जो center of gravity है, it should be bothering you, और आपकी स्ट्रेन आपकी बैक पे ना पड़े इसमें, जस्ट नीड टू बी लाइक रिलैक्स्ड, ठीक है। जब ये हो जाएगा, सेकेंड थिंग कम्स इज लाइक यू पुट योर इंस्ट्रूमेंट ऑन योर फुट एंड देन गो फ्रॉम देयर। सो लाइक दिस इज़ द बेसिक सिटिंग पोजीशन सितार की। आई नो शुरू में ये मुश्किल लगता है काफ़ी लोगों को, यूजुअली हमारी लाइफ में स्ट्रेचिंग भी बहुत कम हो चुकी है, हम स्ट्रेच नहीं करते, तो स्ट्रेचिंग इज़ इम्पोर्टेंट, वैसे भी आपकी लॉन्जेविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इट्स अ प्लस फॉर लर्निंग सितार, अगर आप सितार सीखते हैं आपकी हेल्थ भी थोड़ी थोड़ी सी इम्प्रूव होती है साथ साथ। सो ये इसकी बेसिक पोजीशन है। शुरू में क्या होता है कि हमें मुश्किल लगता है, हम तो इसका ये तरीका होता है कि आप 5 मिनट पहले अपना स्टेमिना बिल्ड करें, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, यू नो, इवेंचुअली क्या होता है कि यू आर यूज टू इट, फिर आपकी आदत बन जाती है, फिर आप कहीं बैठते हैं एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट इज़ वेरी, बड़ा एलिगेंट लगता है द वे यू सिट इन सितार। तो ये इसका एक बेसिक वो है। जो आप पकड़ने का तरीका बताते हैं कि एक हाथ तो फ्रीली कर है ना, मतलब आपको दूसरे हाथ की ज़रूरत नहीं है इसको होल्ड करने के लिए, आपने उसमें ही कहते हैं जैसे दबोच लिया है, हाँ, बाजू के बीच में, और जो आपका फोर आर्म होता है ना, बेसिकली फुट और फोर आर्म, इसके तरह आपने से होल्ड करना होता है एंड यू नीड टू बी फ्री ऑफ योर लेफ्ट हैंड, क्योंकि आपने इसको स्लाइड थ्रू आउट द थिंग, आपने इसको स्लाइड करना है, तो ये हाथ आपका हमेशा फ्री रहेगा। प्लस ये सब चीज़ें जब आप सीखते हैं तो आपका उस्ताद आपको सिखाता है एंड यू शुड प्रैक्टिस। एक चीज़ मैं बता दूं कि यूजुअली जो लोग स्टूडेंट्स आते हैं ना, अक्सर उस्ताद होते हैं कि कहते हैं अच्छा आपको ये नहीं ऐसा बैठे जा रहा, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल बैठ जाओ, ऐसे बजा लो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर, मैं आपको डांटूंगा, पहले बता रहा हूँ, आपने ये चीज़ करनी है, बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा कि आप कल को मुझे ब्लेम करेंगे कि अच्छा मुझसे बज नहीं जा, अब भाई अपने पोजीशन ही नहीं ठीक की अपनी, मैं कैसे आपको बता दूं कि आपने ठीक बजाना। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपने करनी है, दिस इज़ नो रश टू इट, आप इसको इन्जॉय करें, टेक इट एज अ चैलेंज। इवेंचुअली आई कैन गारंटी यू कि इट्स गोना काम योर नर्व्स, सितार आपको आपकी नर्व्स काम करेगा, इट्स गोना मेक यू हेल्दियर, आई वुड से, बिकॉज आपका माइंड अगर हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी हेल्दी है, सो इट्स अ विन विन। बिल्कुल इसी तरह जैसे कहते हैं कि हाथ में और पाँव में सबसे ज़्यादा नर्व्स जो हैं होती हैं, एक आपके पाँव से शुरू हो रहा है, और एक अगर एक अच्छा ट्यून हुआ सितार है और उसके असूल प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं, तो वो यकीनन पाँव से वाइब्रेशन जाएगी और हाथों के थ्रू आपकी पूरी हेड टू टो जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है एक तरह से दोबारा से जो है मुझे लगता है सुर आपको इन ट्यून ला रहा होता है, इन ट्यून ला रहा होता है। यही जो आप राग बजाते हैं, जो भी फ्रिक्वेंसीज आप प्ले कर रहे हैं, इट्स एन एसेंस ऑफ योर ओन बॉडी। मैं क्यों कहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर सेल्फ, इट्स नॉट समथिंग एलियन। हम इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं कि ये एक मुश्किल चीज़ है, बट इवेंचुअली यू नीड टू मेक इट पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर सेल्फ। आप जो सोच रहे हैं, आपको विदाउट कुछ सेकंड थॉट लाए, वो आपका हाथ, इट शुड बी एबल टू प्ले दैट। आपके माइंड में जो सोच आ रही है, यू नीड टू बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट। वो कब आता है? विद प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। अब ट्रेडिशनल कोई भी आर्ट हो, यही देखा जाता है कि उसके अंदर 2 वे प्रोसेस है कि आप भी ट्यून हो रहे होते हैं, आपके अंदर सीध आती है, आपका इंस्ट्रूमेंट या आपके हाथ में पेन है या ब्रश है, उसके अंदर भी सीध आती है, और वो आपको ठीक कर रहा है, आप उसको ठीक कर रहे हैं। आप वो सही बजाते हैं, वो सही बजाते हैं, आप ठीक होते हैं, आप ठीक होते हैं, तो वो ठीक बजते हैं। तो
आपका साज आपको टेस्ट करेगा। जब आप बजाते हैं, आप शुरू करते हैं, योर इंस्ट्रूमेंट इज़ गोना बी टफ टू हैंडल। इट्स लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, कि आपने उसको टेम कैसे करना है। सो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट आपसे लड़ रहा है, आपको कह रहा है कि मैं तो नहीं तुम्हारे हाथ आऊँगा, तो यू हैव टू बी आपने उसको कंट्रोल करना, यू हैव टू टेम दैट थिंग। और वंस यू टेम दैट, देन इट बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड, इट बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड एंड इट बिकम्स सेकेंड नेचर। फिर आप इंजॉय करते हैं उसको। जी सही। किसी के कोई सवाल आते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। हमें फिर इसके बाद एनी क्वेश्चंस एट ऑल? कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, कोई कमेंट, कुछ? वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? जी जी। तो मेरा सवाल ये है, लाइक कुछ सितार में सितार बजा रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा बजाएंगे, लेकिन वो इमोशन ही वोकल होते हैं अक्सर। कुछ होते हैं कि लाइक वो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्पोजिशन उसमें इमोशन ही वोकल होते हैं। वो लाइक क्या मतलब क्या फैक्टर्स होते हैं, लाइक वो कुछ स्पेसिफिक तरीका होता है बजाने का? उसके पीछे उनकी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होते हैं कि अगर वो एक गाना भी फॉर एग्जांपल सिंपल मेलोडी भी प्ले करे ना, बट यू फील द इमोशंस, दैट मीन्स कि वो बंदा राग भी उतना अच्छा बजा सकता है। उसके पीछे ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है। मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक उस्ताद अलाप की पहली तान नहीं लेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा आर्टिस्ट है। अगर आप वाकई म्यूज़िक लवर हैं, यू विल अंडरस्टैंड, आपको उसके अंदर फील होगा कि इस बंदे की साल की प्रैक्टिस है। नाउ दैट आर्टिस्ट डज नॉट हैव टू शो एवरीथिंग ही गॉट इन दैट परफॉर्मेंस। एक आर्टिस्ट जो होता है ना, आई थिंक in your performer, you do not have to show everything you got on a plate, because then you are wasting your कह लें कि आर्ट, you're wasting your art। आपको अपनी ऑडियंस को उतना दिखाना जितना वो हज़म कर सकते हैं और जितना वहाँ पर नीडेड है। सो मेरा ये मानना है कि जब आप प्ले करें, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 10 राग बजाने आते हैं या आपको चौथी लय में भी बजाना था, यू कैन प्ले रियली फास्ट, यू कैन प्ले समथिंग रियली डिफ़िकल्ट एंड टेक्निकल, बट आपको पता है कि दिस नॉट यहाँ पर नीडेड नहीं है वो, तो वो आपने नहीं बजाना। अगर आप वो बजाएंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड अ वेस्ट प्लस अ शोखी। और शोखी तो आपको, शोखी से मुराद ये है कि आप बेसिकली यू विल लूज दैट मीनिंग ऑफ वट यू हैव gained throughout the years of your practice, क्योंकि music it makes you humble and it makes you really control your inner self। अगर आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, that means कि you are failing some teachings। तो ये एक बड़ी इसकी मेन रीज़न है कि जैसे आपको पहले बताया कि जो लोग बजाते हैं और they play really technical and really tough, बट उसमें सोल नहीं होती, that is the reason। उसका मतलब ये होता है कि वो आपको जो दिखा रहे हैं वो दे आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन एंड दे आर डूइंग इट इन अ वे जो कि अगर उसके सामने कोई ऐसा उस्ताद बैठा होगा, फॉर एग्जांपल इफ़ यू प्लेड समथिंग विच यू लर्न ओवर द ईयर्स, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि मेरे सामने जो सुनने वाला बैठा है कि वो कितना, उसका कितना एक्सपीरियंस है या कितना ज़्यादा वो स्किल्ड है, तो यू माइट बी लूजिंग योर पॉइंट्स वहाँ पे। तो इसलिए हमेशा हम्बल रहना चाहिए एंड यू शुड बी प्लेइंग दैट विच इज़ नीडेड। और मैंने जैसे आपको पहले बताया, अगर आपके पहले सुर में ही, अगर आपके उन चीज़ों में ही वो इमोशंस नज़र आ गए हैं, तो जो समझने वाला उसको पता चल जाएगा कि दिस गाय नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। इतना ही काफ़ी होता है। यू डोंट हैव टू, कोई इसमें जंग नहीं है कि आपने अपने आप को कुछ प्रूव करना है, सही है ना। तो जैसे इन्जॉय, और म्यूज़िक इवेंचुअली इज़ अबाउट, इट्स अबाउट योर फ्रीडम। अगर आपके अंदर वो फ्रीडम नहीं है, यू आर बाउंड टू दिस फैक्ट कि अच्छा मुझे कोई लाइक कर ले या मैं कुछ प्रूव कर दूँ, देन यू आर नॉट रियली डूइंग म्यूजिक। दैट्स व्हाट आई थिंक। जिसकी स्ट्रिंग्स हैं ये कॉपर की होती हैं, मेटल है, क्या चीज़ है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सितार की डिफरेंट स्ट्रिंग्स होती हैं। जो ये वाली स्ट्रिंग है जिसे हम जोड़ा बोलते हैं, दिस इज मेड ऑफ कॉपर। ये स्ट्रिंग कॉपर है। इसके अलावा जितने भी स्ट्रिंग्स हैं
दे आर मेड आउट ऑफ स्टील। तो देयर अ डिफरेंस, इनकी डेंसिटी में भी फ़र्क है। तो जो सबसे ज़्यादा शैलो आवाज़ है, सबसे ज़्यादा जो हैवी आवाज़ है वो कॉपर की आएगी आपको। अब तो ट्रेंड नहीं है, पर there used to be a trend for an extra string, a third string called पीतल पंचम। वो पीतल की स्ट्रिंग होती थी और that used to give really bassy sound। वो बहुत बेस वाला साउंड देती थी, आलाप में और वो जोड़ में यूज़ होती थी। बट इट्स नॉट रियली इन ट्रेंड। तो आजकल जो सितार आ रहे हैं उनमें वो यूजली नहीं, वो स्किप हो जाती है, वो नहीं बनाते, उसमें डालते नहीं है वो। बट इफ़ यू आर इन टू दैट यू कैन आस्क द वेंडर कि अगर मैं वो करना चाहता हूँ तो आप उनसे कह सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, कॉपर वाली तो ये है ना जोड़े की, ये तो असेंशियल है क्योंकि लाइक ये उसको जैसे तानपुरे की एक आपको आवाज़ सुनाई देती है एक वोकलिस्ट के साथ। नहीं, इको इज डिफरेंट। दिस इज बेसिकली द ड्रोन। जो आपके क्लासिकल म्यूजिक में अगर आप आशना है ऐसे, तो जो खरज जिसमें हम बोलते हैं, पहला सुर जो होता है, ये उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। आपके क्लासिकल म्यूजिक में जो भी आप सॉन्ग प्ले करें, जो भी कुछ प्ले करें, खरज इज गोइंग टू बी द बेस नोट। इट्स ऑलवेज गोइंग टू कीप रिमाइंडिंग यू कि अच्छा ये बेस नोट चल रहा है। सो इसका ये पर्पस होता है। इको इज समथिंग एल्स, बट लाइक दिस इज, ये जो आप कह रहे थे कॉपर स्ट्रिंग, वो ये होती है। अच्छा, जैसे हारमोनियम होता है कवालियों के लिए अलहदा होता है, अब वैसे तो ये क्या सितार भी क्या कोई कवालियों के लिए जिसका सितार ऐसे इट्स नॉट पार्ट ऑफ लाइक उस ट्रेडिशन में नहीं आता सितार। जो कवाली हम आजकल सुनते हैं ना, सितार इज़ नॉट मेंट टू प्ले अ कवाली। मगर एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज आई सेड कि इट कैन प्ले एनीथिंग और एवरीथिंग। तो मैं एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ कि जो परफॉर्मेंसेस सितार होते हैं क्लासिकल के लिए, वो थोड़े से अलग वे में डिज़ाइन होते हैं। एक जो ट्रैवलिंग सितार होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक सितार भी बोल देते हैं, which is something of a newer version of sitar and it's different from the traditional sitar, but it is still a sitar। होता वो भी सितार ही है, बट वो थोड़ा साइज़ में छोटा होता है। इट हैज़ अदर फंक्शनैलिटी, क्योंकि उसको रेजोनेंस के लिए ये चीज़ नहीं चाहिए होती। सो दे मेक इट फ्लैट बोर्ड पीछे से, बिकॉज पिकिंग द साउंड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट, जो उसके माइक के थ्रू आपका साउंड डिजिटली कन्वर्ट करके आपको सुनाई देता है। होता वो सितार ही है, बेसिक्स प्रिंसिपल वही हैं उसके, बट दैट्स अ बिट ऑफ इनोवेशन, थोड़ा सा डिफरेंट है। और किसी को कोई सवाल? अच्छा, आप सबकी इजाज़त से I'm परफॉर्म थोड़ा सा सोलो सितार, which is going to be majorly आलाप and a portion of sitar performance called जोड़। Sitar performance usually consists of 6 parts. The first one is आलाप, the second one is जोड़, and towards the end of जोड़ there is a portion called झाला, and after that there is valampat. If you are going to play valampat, then there is madhle, there is dhurat, there is ati dhurat, and that's the end of the sitar performance. And you can also do jhala towards the end of dhurat when you are finishing the performance. So this is the major portion in which a classical sitar performance is divided in. You should be able to know these things, because इससे आपको आइडिया होता है कि जो आर्टिस्ट है वो क्या परफॉर्म करने जा रहा है, सितार आर्टिस्ट। सो क्योंकि आज हमारे पास तबला नहीं है, सो आई विल मेनली बी कंसिस्टिंग माई परफॉर्मेंस इन आलाप, जोड़ एंड झाला, एंड देन वी विल कॉल इट रैप्स। थैंक यू। सो जो राग मैं आपके लिए आज परफॉर्म करने जा रहा हूँ, इट्स कॉल्ड राग मधुवंती, एंड मधुवंती कम्स फ्रॉम अ ठाट कॉल्ड टोडी। It's a really beautiful rag. It's kind of emotional, romantic rag, and it's majorly played towards this time of the day, like दोपहर के time usually. I hope you guys will like it. Thank you.
तो ये एक छोटी सी शक्ल थी राग मधुवंती की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ज़्यादा इसको। अभी ये बेसिकली जो रागदारी का अगर प्रॉपर असूल है तो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। जब सितार की राग परफॉर्मेंस होती है इट्स लाइक अ स्टोरी टेलिंग। तो आप एक स्टोरी बता रहे होते हैं, आप राग के थ्रू एक इमोशन बता रहे होते हैं। सो इसके बाद द नेक्स्ट पार्ट जैसे मैं कहता था कि तबला साथ आता है एंड देन देयर इज़ अ रिदम, फिर वो लय की कैद में आ जाता है एंड देन उसके साथ इज़ अ इंटायर सेक्शन जो कि चलते हैं। दैट्स हाउ द इंटायर थिंग गोज़। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब आए। एंड कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क नाउ। बहुत सारे रिवायती अलूम भी चाहे हो जब इस मिसाल के तौर पर जो तुसी एंड ते लैके गए हो एट इट्स पीक, तो सुकून नहीं बल्कि बहुत सारी बेचैनी भी जी है उनका भरपूर इजहार थी। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें ना आपको बड़ा आसान सा एक आंसर देता हूँ इसका जी। जो राग का इमोशन है जी, वो डिमांड करता है आपसे कि वो आप उसको बजाएं वैसा। जो एक्सट्रीम इमोशन ਜਿਹੜੇ एक्सट्रीम इमोशन होंगे ने वो तुसी उन्होंने कैद नहीं कर सकते किसी खास जाविये के अंदर कि अच्छा अगर राग की डिमांड जी है वो ऐसी है कि तुसी एक्सट्रीम इमोशंस दिखाओ दे अंदर, फिर एज एन आर्टिस्ट एज अ परफॉर्मर तुहाडा हक बनता है कि तुसी वो प्रॉपरली वो शो करा सको। तो मेरा यही ख्याल है कि आई थिंक जो राग की डिमांड है उसके साथ जस्टिस तभी होता है कि जब आप उसको उस एक्सट्रीम तक लेके जाएं। तो ये एक छोटा सा एक, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इज ऑल अबाउट इमोशन। इसके अंदर ना यही तो खूबसूरती है कि आपकी जो इमोशंस है जी, वो क्लासिकल म्यूज़िक में इस तरह से आता है कि आपने एक जो हंगम बेहंगम जो केओस है जी, उसमें भी एक जो ब्यूटी है वो कैसे दिखानी है आपने। कि जैसे अब ये बेसिकली इस राग का जो इमोशन है वो ये है कि आप इट्स एज अ साइड इट्स अ रोमांटिक राग, और इसकी जो इमोशन है जो कहानी है वो ये है कि जैसे मैं आपको आसान लफ्ज़ में समझ, जैसे ब्रेकअप हो जाता है जब तो एक जो एक कैफियत होती है जो, तो वो एक बेचैनी की जो कैफियत है, जो एक वो उसके बाद की एक जो इज़्तिराब होता है जो वो इंसान के अंदर, वो बेसिकली उसका कह ले के एसेंस इमोशन का है कि आपने अपना गुस्सा भी दिखाना है, गुस्सा भी है, लेकिन उसके अंदर एक वो भी है कि यार ये कैसे हो गया, ये क्यों है, ये बेसिकली वो एक इजहार है। तो एक्सट्रीम इमोशंस किसी भी किस्म का आपका जब, तो एक्सट्रीम इमोशंस दिखाने के लिए आपको एक्सट्रीम मेजर्स यूज़ करने पड़ते हैं। अच्छा, इसका जवाब शायद मौलाना रूमी देते हैं। उनकी जो ओपनिंग होती है मसनवी की, उसमें वो क्या कहते हैं, विष्णु असलैश हकायत नहीं खुनत व शुदाई व शिकायत नहीं खुनत कि सुनो के नए यानी बांसुरी क्या, हाँ, विष्णु असने जो हकायत नहीं खुनत व शुदाई व शिकायत नहीं खुनत, सुनो के नए यानी बांसुरी क्या हकायत बयान करती है, जुदाई की क्या शिकायतें कर रही है। खज नेक्स्टा था हमारा ब्रीद आज लफीर मर्द वजन नाली दैन, कि मुझे जब से मेरे बाँस से एक पूरी जो जगह थी वहाँ से काटा गया, तब से मैं नालीदा हूँ, आहुजारी कर रही हूँ, और मर्द वजन दोनों मेरी जो सुर सुन के रोते हैं। क्या सीना खाम शरह शरह अस फराक ख्यास, शरह शरह यानी कि वो जो पियर्सिंग नहीं होती कि जिससे सुराख किए जाते हैं, सीना खाम ऐसा सीना चाहिए, शरह शरह अस फराक कि उसके अंदर फराक के जो है ना सुनियों से उसके अंदर सुराख हुआ, ताज़े गोयम शरह दर्द इश्तियाक, ताकि मैं इश्क के ताज़े गोयम शरह दर्द इश्तियाक, ताकि इश्तियाक के दर्द की मैं शरह बयान कर सकूँ, खुल के बयान कर सकूँ। तो वो ज़रूरी है कि वो आवाज़ारी है जो उसके पर्दों में, जैसे कि इसको पर्दा कहा जाता है। मुझे सितार को देख के पता चला कि आगे मौलाना इसी के पहले 18 अशार में कहते हैं कि पर्दा है माँ दुरीद, कि इसके पर्दों ने हमारे दिलों के पर्दे हिजाब उठा दिए, ऐसी पियर्सिंग हुई। तो इसलिए क्यास और ये दोनों इट गोज हैंड इन हैंड, क्यास और क्या कहते हैं कॉस्मोस, जिसका ऑपोजिट होता है। जो खूबसूरती है ना इस यूनिवर्स की, जो कुदरतन अगर अल्लाह ताला की आप देखें इसमें, तो जो चीज़ इम्परफेक्ट होती है ना वही खूबसूरत लगती है आपको। परफेक्ट चीज़ आपको कभी खूबसूरत नहीं लगेगी।
बल्कि वो आपको फेक लगेगी। तो ये आप कभी नोट कीजिएगा इस चीज़ को। अच्छा, आप इसके बारे में ये आर्टिस्ट जो कहते हैं, जो जानते हैं कि ईरानी जो आर्ट है ना वो बड़ा परफेक्ट किस्म का है, हमारे यहाँ थोड़ी सी इम्परफेक्शन और ये हमारी बड़े सगीर की आर्ट की ब्यूटी भी है एक तरह से, कि उनको अपनाना खामियों खूबियों के साथ जो इम्परफेक्शन के साथ जो है, जिस तरह से असंदी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। इसमें इम्परफेक्शन का मेरा मतलब ये था कहने का कि जैसे अब ये इट्स एन ओपन थॉट, ओपन एंडेड, हाँ ओपन एंडेड। मैंने इसमें कोई भी आपको फिक्स लयकारी का उसमें कुछ नहीं दिखाया कि कोई इसमें तबला नहीं था, कोई हम कोई ताल नहीं काउंट कर रहे थे, कोई इसमें कुछ नहीं था। बट एट द सेम टाइम इसके अंदर मैंने आपको कुछ कंटेंट भी दिखाया जो इमोशंस थे उस राग के। तो वो इम्परफेक्शन तभी खूबसूरत लगती है कि जब आपके अंदर वो बजाते वक्त वो आपके अंदर पैशन अगर आप वो दिखाते हैं। तो इट्स आर्ट है ही सब एक आपकी आमद का नाम है। तो आपने जो चीज़ करनी है उसके अंदर आपने कॉन्फिडेंटली हो कि जो भी आपका सोच है वो कितनी खूबसूरत है जैसी भी है, फिर आपने उसको दिखानी है ऐसे। बहुत शुक्रिया। बस यही एक इसका एसेंस है। वरना तो कॉपी पेस्ट होगा। एग्जैक्टली, वरना तो एआई से आप कहते हैं वो आपको बता देगा हर चीज़।